हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका टॉप 50 कंप्यूटर जीके का पार्ट 8 करने वाले हैं। दोस्तों हमारी ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज चली है, जिसके तहत ये पार्ट 8 होने वाला है। दोस्तों हम डेली दोस्तों देखिए, इसमें डेली जो है बेसिस पर 5 शॉर्टकट की 5 फुल फॉर्म देखते हैं। और वायरस और एंटीवायरस अभी आपके 7वें पार्ट तक थे। दोस्तों इस पार्ट से मैंने कुछ चेंज करा है, नई चीज़ ऐड की है, तो वो आप आज आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों 3 से 4 दिन हो गए हैं आपका जो है कंप्यूटर की वीडियो में अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ टेक्निकल इशू था, मैं चैनल पर कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रहा। तो आज वो रिजॉल्व हो गया है। तो फाइनली आज आपको जो है आपका पार्ट 8 मैं लेकर आ चुका हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए ध्यान से, ठीक है। आप एनवीएस की किसी भी पोस्ट के लिए आपने अगर अप्लाई किया है तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। दोस्तों देखिए, इससे पहले मैं 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कंप्यूटर के रिगार्डिंग। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाइए, आपको मेरी एनवीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपका, और हाँ दोस्तों, आपका सुबह ही जो है आपकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी थी दोस्तों, ऑल पोस्ट के लिए। और मैंने बताया था कि आपकी कब कब एग्जाम है, एडमिट कार्ड भी कब तक आएगा, ये भी बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों ये रही, देखिए वो यहाँ पर देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, हम ये पार्ट 7 था, पार्ट 7 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और दोस्तों मैंने आपका जो है 6 पार्ट जो कराए थे उसका एक पूरा कंपाइल वीडियो बना दिया था, जिसमें मैंने 300 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा दिए थे। इसी तरीके से जैसे ही 12 वीडियो कंप्लीट होंगे, मैं फिर से एक 300 कंप्यूटर जीके का बना दूंगा। तो ये एमबीएस के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आप मैं इन जो वीडियो बनाता हूँ जो डेली बेसिस पर, इसमें मैं थोड़ी डिटेल में बात करता हूँ और यहाँ पर केवल क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, जिससे आपका एक रिवीजन हो जाए। अगर आपने ये नहीं देखा है तो जाइए, चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी मिल जाएगा। और ये हमारा कमेंट के जवाब का 8वें नंबर का वीडियो था। कल आपको 9 नंबर का जो है वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए ये देखिए, एनवीएस के रिगार्डिंग में ढेर सारी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए, सबसे पहले चैनल पर उन्हें देख लीजिए। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे टेलीग्राम का चैनल है। जो हमारी कंप्यूटर की पीडीएफ होती है वो यहीं पर, या कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट है वो आपको यहीं पर मिलता है, ठीक है। ये हमारा इंस्टा आईडी, अगर आपको कुछ पर्सनल पूछना है तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए, और आरबीआई असिस्टेंट का भी दोस्तों नोटिफिकेशन आ गया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, चैनल पर आपको मिल जाएगा, पूरी डिटेल्ड में मैंने जानकारी दी हुई है। ये एनवीएस वैकेंसी 2022 का पब्लिक ग्रुप है, जिसमें सभी कैंडिडेट्स ऐड है। आप जाइए, इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी एनवीएस की प्लेलिस्ट है, यहाँ पर मैं सभी आपको सभी मेरी जो वीडियो होती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम अपना शॉर्टकट की देख लेते हैं, जो हम डेली बेसिस पर देखते हैं। दोस्तों मैं आपको 35 नंबर तक करा चुका था। चलिए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं और 40 नंबर तक चलते हैं, ठीक है। पहला है कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, तो सेव होता है। कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, तो कोई भी फाइल ओपन होती है। F12 से क्या होता है, तो सेव एज होता है आपका। कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, तो प्रिंट होता है। F7 से क्या होता है, स्पेल चेक होता है। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, तो कोई भी न्यू फाइल जो है वो ओपन होती है। कंट्रोल प्लस F2 से क्या होता है, तो प्रिंट प्रीव्यू होता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट होता है, और ये कट होकर कहाँ जाता है, क्लिपबोर्ड पर। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, तो कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, अंडू होता है। कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, रीडू होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, कंट्रोल प्लस के, ये तो लास्ट ईयर पूछा गया था। कंट्रोल प्लस के से जो है आपका हाइपरलिंक ऐड होती है, ठीक है। F1 से क्या होता है, तो ऑफिस असिस्टेंट या हेल्प होती है F1 से। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अब आपकी जो है इंपॉर्टेंट चालू होने वाली है। देखिए 15 नंबर का आपका है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, अगर आप दबाते हैं तो इससे आपके फॉन्ट में स्टाइल आती है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ दबाते हैं तो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी दबाते हैं तो आपका जो फॉन्ट साइज है वो घटा बढ़ा सकते हैं आप उसे, ठीक है। चलिए, 18वें नंबर का है कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, तो बोल्ड होता है। कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है, तो इटैलिक हो जाता है। चलिए, अगला है कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, तो दोस्तों कंट्रोल प्लस यू से आपका जो है अंडरलाइन होता है। कंट्रोल प्लस एस एल से क्या होता है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है ये चारों। कंट्रोल प्लस एस से जो है लेफ्ट अलाइन होता है आपका जो टेक्स्ट होता है। कंट्रोल प्लस आर से जो है आपका जो टेक्स्ट है वो राइट अलाइन होता है। कंट्रोल प्लस ई से जो है सेंटर अलाइन होता है। और कंट्रोल प्लस जे से जो है आपका जस्टिफाई होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल में पहले ही बात कर चुका हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो वहाँ पर जाके देखिए, हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। हम इसमें 35 नंबर से देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा, देखिए दोस्तों, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, तो क्लोज होता है। अल्ट प्लस F4 से भी क्या होता है, क्लोज होता है। और कंट्रोल प्लस F4 से भी क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों, कंट्रोल प्लस F से क्या होता है, तो फाइंड होता है। F10 से क्या होता है, तो मेन्यू बार आपका ओपन हो जाता है। कंट्रोल प्लस F6 से क्या होता है, तो नेक्स्ट विंडो स्विच हो जाती है। शिफ्ट प्लस F4 से क्या होता है, तो रिपीट फाइंड बॉक्स ओपन होता है। कंट्रोल प्लस एच से फाइंड रिप्लेस बॉक्स ओपन होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से क्या होता है, तो फॉर्मेट पेंटर जो है आपका ओपन हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी से। कंट्रोल प्लस पेज अप से क्या होता है, तो प्रीवियस पेज पे पहुंच जाते हैं।
और कंट्रोल प्लस पेज डाउन से क्या होता है, तो नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। और कंट्रोल प्लस होम से रीच स्टार्ट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट होता है हम उसके स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं। और कंट्रोल प्लस एंड से जो है हम रीच एंड एंड यानी कि डॉक्यूमेंट के एंड पर पहुंच जाते हैं। चलिए अब हम 36 नंबर से देख लेते हैं। तो दोस्तों विंडोज़ प्लस ई से क्या होता है, तो आपका जो कंप्यूटर का जो सेक्शन होता है, आपका जो कंप्यूटर का जो, जैसे आपका मान लीजिए कंप्यूटर है, ये पूरा आपका मॉनिटर है, यहाँ पर आपका कंप्यूटर का आइकन होता है, तो वो ओपन हो जाता है अगर आप विंडोज़ प्लस ई दबाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 37वें नंबर का, विंडोज़ प्लस आर अगर दबाते हैं आप विंडो बटन के साथ, तो आपका रन विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, विंडोज़ प्लस अगर आप डी दबाते हैं तो आपका मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ होता है, कोई भी आपकी फाइल खुली है तो मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ हो जाती है विंडोज़ प्लस डी से। अगला है विंडोज़ प्लस एफ से क्या होता है, तो सर्च बॉक्स ओपन हो जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर का जो हमारा आइकन होता है उसके अंदर ओपन हो जाता है सर्च बॉक्स। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है, विंडोज़ प्लस एल अगर आप दबाते हैं तो आपका कंप्यूटर क्या होता है, लॉक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सब की देखनी है तो आप जो है आपके कंप्यूटर प्रैक्टिकली करके देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपका फुल फॉर्म देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एल्गोल का क्या होता है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। आस्की का क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए अगला है एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एएलयू का होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एटीएम का ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बार्क का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बेसिक का बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसके अलावा जो है बायोस का क्या होता है, तो बायोस का आपका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बीएसएनएल का भारत संचार निगम लिमिटेड। कैड का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैम का कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट सीडी वाला तो लास्ट ईयर 4 बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये क्विक रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि हम 36 से देखेंगे, 36 से 40 तक, क्योंकि 35 तक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगला है हमारा दोस्तों, सी डी रोम क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। सी डी आर डब्ल्यू का क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट हो जाएगा। इसके अलावा है कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए इसके बाद सी पी यू का सबको मालूम है क्या हो जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी यू का कंट्रोल यूनिट। डी रैम का डायनेमिक रैम। डी ए सी का डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। अगला है हमारा डीबीएमएस, काफ़ी पूछा जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा डीसीएल का क्या होता है, तो डिजिटल कमांड लैंग्वेज हो जाएगा आपका डीसीएल का। डीएफडी का डाटा फ्लो डायग्राम। डीएनएस का डोमेन नेम सिस्टम। आज हम डोमेन नेम सिस्टम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्या होता है ये। ठीक है, डीपीआई का डॉट्स पर इंच, इसमें प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीवीडी का काफ़ी पूछा जाता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए अब हम देख लेते हैं ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई पी रोम का क्या होता है, तो ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ई का होता है इरेजेबल और पी रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके बाद है एप्सिक डिक। एप्सिक डिक काफ़ी पूछा था, तो इसका दोस्तों होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, इसके अलावा है आपका ईडीपी, काफ़ी पूछा जाता है ईडीपी का फुल फॉर्म, तो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले प्रोसेसिंग, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इसके बाद पूछा था एडसेक का, तो एडसेक का आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होता है आपका एडसेक का। ई पी रोम का क्या होता है, तो दोस्तों ई पी रोम का पढ़ा था हमने इरेजेबल, बस आपको आगे इलेक्ट्रिकली जोड़ दे देना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एनईएक का क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। फॉर्ट्रैन का क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, एफ का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और 40वें नंबर का होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये इसे क्या कहते हैं, WWW का बैकबोन इसे कहा जाता है। और HTML में हम जो है वेब पर डॉक्यूमेंट जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लेकर आए हैं आपके लिए जो न्यू चीज़ थी। पहले हम इसमें वायरस और एंटीवायरस कर रहे थे, मैंने काफ़ी जगह 7 पार्ट में आपको बिल्कुल रटा दिया, आपको रट चुके होंगे। आज हम करेंगे डोमेन नेम। ठीक है, और इसके बाद करेंगे हम इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो डोमेन नेम देख लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों डोमेन नेम या फिर टॉप लेवल डोमेन एक ही चीज़ है, एक विशेष नाम है जो कि, एक सेकंड देखिए, तो डोमेन नेम या टॉप लेवल डोमेन नेम इसका एक ही नाम है। ठीक है,
ये क्या होता है, तो एक विशेष नाम होता है जो इंटरनेट साइट की पहचान बताता है। यानी कि जो आप जिस इंटरनेट साइट पर हैं, वो इंटरनेट साइट आखिरकार किस चीज़ से जुड़ी हुई है, क्या वो गवर्नमेंट की है, या किसी एजुकेशन चैनल की है, या कमर्शियल है, या व्यवसाय की है ना, या फिर मतलब आर्मी की है। तो इस तरीके से जो है डोमेन नेम ये प्रदर्शित करता है कि वो उस वेबसाइट पर हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो किसी इंटरनेट वेबसाइट का यूआरएल के अंत में डॉट के बाद नाम को डोमेन नाम कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी यूआरएल जो होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसके अंत में जो डॉट होता है, डॉट के बाद जो नाम होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक लिखा है http://www.yahoo.com। तो देखिए याहू यूआरएल हो गया यहाँ तक, और यूआरएल के बाद क्या डॉट लगा है, तो डॉट के बाद क्या है, डॉट कॉम है। ठीक है, डॉट कॉम, तो डॉट कॉम क्या है, ये डोमेन नेम है। ठीक है, जो लास्ट में था ना डॉट के बाद कॉम, तो ये डॉट कॉम क्या है, डोमेन नेम है। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, तो यह किसी संस्था या देश को इंगित करता है। ठीक है, यह मतलब किसी संस्था के बारे में जानकारी है किसी देश के, तो ये इसे इंगित करता है। ठीक है, डोमेन नेम में इसको याद रखना, डोमेन नेम में अधिकतम 64 कैरेक्टर यानी कि अक्षर हो सकते हैं, जो संख्या या अक्षर दोनों हो सकते हैं। यानी कि जो ये नाम लिखा है ना, ये 64 कैरेक्टर का हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, और इसमें आप संख्या लिख सकते हैं, मतलब ये तो लिखा ही है, इसके अलावा 1 2 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ डोमेन नेम के हमने प्रकार बताए हैं, तो चलिए हम वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला है हमारा डॉट कॉम। तो डॉट कॉम अभी मैंने बताया था आपको बिजनेस के लिए यानी कि कमर्शियल या व्यावसायिक संगठनों के लिए यूज़ होता है। डॉट एजू, एजू से क्या बनता है, एजुकेशन, तो किसके लिए, शैक्षणिक संस्थानों के लिए। एम आई एल से बनता है मिलिट्री, तो सैन्य संस्थानों के लिए। आपको बोलेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा शैक्षिक संस्था का डोमेन है, और 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको देखना है डॉट एजू जो है आपका शैक्षिक संस्थान का एजुकेशन डोमेन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देता है। ठीक है, इसके बाद डॉट गवर्नमेंट क्या है, तो ये गवर्नमेंट के लिए यूज होता है। डॉट जीओवी, डॉट ऑर्ग, और क्या बनता है, ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, जितने भी होते हैं मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा बचता है तो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से करा दूंगा या इसी में ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगला है डॉट नेट, डॉट नेट यानी नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो नेटवर्क संस्थाओं के लिए। डॉट आई एन टी यानी कि इंटरनेशनल, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए। डॉट इन यानी कि इंडिया के लिए। डॉट यूके यानी यूके के लिए। डॉट यूएस यानी कि अमेरिका के लिए। एक डॉट एक्रो, एक्रो से क्या बनता है, एक्रो यानी हाइट होती है, हाइट, तो एविएशन के लिए। ठीक है, डॉट नेम यानी कि जो हम पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं उसे डॉट नेम होता है। डॉट जॉब्स यानी नौकरी के लिए। डॉट बी आई जेड यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और डॉट एशिया यानी एशिया के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस। दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइस बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं जो भी ये इनपुट आउटपुट डिवाइस करा रहा हूं, अगर आप में देखिए वैसे तो आपको सब कुछ मालूम होगा, अगर आपको इसमें से जैसे किसी चीज़ का मालूम नहीं है कि वो चीज़ आखिरकार दिखती है, जैसे प्लॉटर का नहीं मालूम है वो कैसा दिखता है, क्या होता है, किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, तो आपको इसे गूगल करना है। गूगल में आपको इसकी इमेज मिल जाएगी, प्लस इसके बारे में डिटेल्ड मिल जाएगी। मैं तो यहाँ पर बता दूंगा कि ये होते हैं। ठीक है, तो आपको इससे डिटेल्ड में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये काम करना है। चलिए दोस्तों देखिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, तो मानव द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में, मानव द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में बदलने वाले उपकरणों को इनपुट उपकरण या डिवाइस कहते हैं। यानी कि हमारे द्वारा जो भी कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, और जो हम देते हैं निर्देश, और जो उपकरण यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर को भेजने के लिए, तो उसे ही हम इनपुट या उपकरण डिवाइस कहते हैं। मान के चलिए हमें अपना नाम एंटर करना है, नेम, तो हम किससे करेंगे, कीबोर्ड से करेंगे, तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए अर्थात अर्थात जो है अर्थात पिन यंत्रों से, जिन यंत्रों से आंकड़े, शब्द या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। चलिए आउटपुट डिवाइस की बात करें, तो ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए गए आंकड़ों एवं सूचनाओं को उपयोगकर्ता के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित कर प्रदर्शित करते हैं, उन्हें आउटपुट उपकरण कहलाते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या कहता है, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट भेजता है आपको, तो आउटपुट क्या है, हमें, तो यानी कि कंप्यूटर के द्वारा हमारे समझने योग्य जो भी डाटा होता है उसे ही हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इनपुट डिवाइस दे रखे हैं और ये आउटपुट डिवाइस। चलिए हम इनपुट डिवाइस देख लेते हैं कोई कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहला आपका होता है दोस्तों कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड होता है। दूसरा है आपका माउस, ट्रैक वॉल। ठीक है, इसके अलावा जो जॉयस्टिक है ये भी आपका क्या होता है दोस्तों, इनके बारे में मैं फोटो भी आपको दिखा चुका हूँ पहले। ठीक है, और ये मैं बिल्कुल क्वेश्चन के माध्यम से आपको पहले ही करा चुका हूँ, तो आपको रट भी चुके होंगे। ठीक है, जो लोग वीडियो प्रॉपर देखते हैं डेली तो उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए कीबोर्ड हो गया, माउस, ट्रैक वॉल इनपुट डिवाइस है, जॉय स्टिक गेम खेलने के लिए होता है, स्कैनर, ठीक है, ये पिक्चर और टेक्स्ट स्कैन करता है, माइक्रोफोन आवाज़ रिकॉर्ड करता है, ठीक है, वेब कैम, ठीक है। इसके अलावा देखिए और भी इनपुट डिवाइस है जैसे कि बार कोड रीडर, ठीक है,
इसके अलावा OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन भी यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है। इसके अलावा MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन भी लिखा होता है। इसके अलावा OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सभी क्या है दोस्तों, ये इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा किम्बॉल टैग रीडर, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन या टच स्क्रीन, जो मैं टच अभी देखिए ये टच स्क्रीन है एक प्रकार की, तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, मैं इसमें अंदर जो है कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस दोस्तों बहुत ही कम होते हैं, तो आपको कम ही याद करना है। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर जो आपका कंप्यूटर का होता है वही मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर जिससे आप प्रिंट निकालते हैं, स्पीकर जिससे आवाज़ बाहर आती है, प्लॉटर, इसके बारे में भी डिटेल में मैंने आपको फोटो दिखाया था। प्लॉटर के माध्यम से आप जो है आपका घर का नक्शा वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग का नक्शा वगैरह बनाते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, इसके अलावा हेडफोन, हेडफोन के से भी साउंड बाहर आता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए आउटपुट डिवाइस। चलिए दोस्तों अब हम जो है अपना क्वेश्चन कर लेते हैं, बट दोस्तों क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं आपकी एग्जाम जो डेट है वो आउट हो चुकी है। और दोस्तों अभी समय सही समय है कि आप जो है अपना मतलब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए। तो इसके लिए दोस्तों चलिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। दोस्तों आप अगर एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति की, तो आपके लिए जो है टेक्स्ट बुक लाया है, काफ़ी सारे टेस्ट लेकर आया है, अलग अलग पोस्ट को लेकर। देखिए इतने सारे आपको टेस्ट अवेलेबल है, इतनी सारी पोस्ट के लिए, तो आप जाइए वहाँ सर आपको टेस्ट परचेस कर लीजिए। देखिए आपको क्या क्या मिलता है उसमें मैं चलिए एक बार बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक के टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें आपको 450 से ज़्यादा एग्जाम कवर किए जाते हैं, 28,000 से ज़्यादा मॉक, 9,000 से ज़्यादा पीवाईक्यू मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए मंथली पास है, ईयरली पास है और लाइफ टाइम पास है। अगर आपको कोई भी पास परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं, ईयरली वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको ये कूपन कोड जो है अप्लाई कर देना है, इसको आप अप्लाई करते हैं तो आपको लगभग 10% या 50 से 60 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ 399 था, आपने कूपन कोड जैसे ही अप्लाई किया 349 आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ एनबीएस के साथ साथ देखिए एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम है सभी इसके अंदर कवर हो जाते हैं एक ही टेस्ट में। देखिए एनबीएस की इतनी सारी पोस्ट हो जाती है। अगर आपको चाहिए तो आपको ये कूपन कोड दिख रहा होगा, आपको इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेक्स्ट बुक पर जाते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कोड आपको अप्लाई कर देना है, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे मिलते हैं। तो दोस्तों आपको जो है बिल्कुल मॉक टेस्ट को अब ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपका सिलेक्शन करवाने वाले। तो मैंने बता दिया है कि आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड डाल देना। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर, यानी कि जिसे हम एडिंग मशीन भी बोलते हैं, क्या एडिंग मशीन भी बोलते हैं, किसे, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर को का निर्माण किया था, यानी कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर एडिंग मशीन का निर्माण किया था। तो ब्लेज पास्कल ने किया था, और ये फ्रांस के थे। कब किया था, 1642 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने पंच कार्ड का निर्माण किया था। तो दोस्तों हरमैन होलर्थ जो थे, इन्होंने पंच कार्ड का निर्माण किया था। दोस्तों बस आपसे इसमें जो है ये पूछता है कि किस वैज्ञानिक ने कौन सी चीज़ बनाई थी, ज़्यादा कुछ आपसे नहीं पूछता है, ठीक है। और दोस्तों जो हमारी जो एडिंग मशीन थी या प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर था, इसका जो यूज़ होता था वो केवल जोड़ और घटाव होता था, क्या, जोड़ और घटाव, इसलिए इसे हम एडिंग मशीन कहते थे, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, कंप्यूटर, वह कंप्यूटर कौन सा है जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हुआ था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर आए थे उससे पहले कौन से कंप्यूटर आए थे। तो वो आए थे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा एनियक था ये पहला कंप्यूटर था, ठीक है, एनियक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है। तो आपका ये फुल फॉर्म था, इसके पहले मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ उसके बारे में, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का कार्य कौन सा होता है। तो एनालॉग जो कंप्यूटर होता है, मैं इसको आपको फोटो दिखाने वाला हूँ। एनालॉग कंप्यूटर का जो कार्य होता है वो होता है निम्न स्तर पर संप्रेषित, यानी कि कम्युनिकेट करना, यानी कि वार्तालाप करना, कुछ भी चीज़ इधर से उधर भेजना। तो कौन से लेवल पर, निम्न स्तर पर, लो लेवल पर, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका फोटो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, इसमें स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं होती है, आपको इस तरीके से बटन वगैरह दे रखे होते हैं, बस आपको इन्हीं पर कुछ टाइप टाइप कर करके यहाँ पर मैसेज वगैरह सेंड करने होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एनालॉग। और जो डिजिटल होते हैं उनमें स्क्रीन वगैरह आती है, कीबोर्ड वगैरह इस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है। जो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, विशेषता क्या है। तो देखिए दोस्तों, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा को प्रोसेस कर सकता है, यानी कि बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकता है। तीव्र गति होती है, बहुत ज़्यादा तेज गति से कार्य करता है। महंगा काफ़ी होता है दोस्तों, ठीक है, महंगी कीमत होती है। और जो बड़े बड़े संगठन होते हैं जैसे कि DRDO, नासा, इसरो, इसमें यूज़ होता है। और आकार भी इसका काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको सारी ही डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। और दोस्तों हमारा पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था विश्व का, तो वो था क्रेवन। क्रे इसके बारे में मैंने बात कर चुकी है पहले। क्रेवन था, कब बना था, 1976 में, क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा। अगर हम भारत की बात करें, भारत का कौन सा था, तो भारत का था परम 8000। और इसे किसने बनाया था, तो विजय भटकर ने बनाया था। किसने, विजय भटकर ने। कब बनाया था, 1991 में बनाया था। और दोस्तों जो हमारा विश्व का सबसे अभी जो लेटेस्ट, अगर विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है फुगाकू। कौन सा है, फुगाकू।
फुगाकू का, ये कहाँ का है? ये जापान का है। और अगर भारत का बोले, भारत का है 63वीं रैंक थी इसकी, ये नंबर 1 का है। और 63वीं रैंक थी भारत की, जिसका नाम था परम सिद्धि। ठीक है, ये लेटेस्ट है, परम सिद्धि। ठीक है, तो आई होप आपको सभी सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड फैक्ट पता चल गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पाम टॉप कंप्यूटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों चलिए पहले मैं आपको इसकी फोटो दिखा देता हूँ पाम टॉप कंप्यूटर की। तो दोस्तों देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, ये पाम टॉप कंप्यूटर है। पाम का मतलब क्या होता है दोस्तों? पाम का मतलब होता है हथेली, और टॉप मतलब ऊपर। तो हथेली के ऊपर रखा जाने वाला कंप्यूटर को ही हम क्या कहते हैं? पाम टॉप कंप्यूटर कहते हैं। ये देखिए हथेली है और इसके ऊपर कंप्यूटर रखा है। चलिए और फोटो दिखाता हूँ, देखिए ये भी पाम टॉप है, मतलब छोटे छोटे जो कंप्यूटर होते हैं ये आपको दिख रहे हैं। इसमें दोस्तों जब आपने किराने की दुकान पर देखा होगा, जब वो चिप्स वगैरह के पैकेट बेचने आते हैं तो उनके हाथ में कुछ ऐसी ही मशीन होती है जिसमें वो अपना नोट कर लेते हैं, इतनी चिप्स चाहिए, इतना इतना, है ना? तो आपने देखा होगा, अक्सर देखिएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कभी आपको दिखे तो आप जरूर देखना। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों देखिए, पाम टॉप कंप्यूटर का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पायो कंप्यूटर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, वो हथेली के ऊपर रखकर इससे हम कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना यानी कि बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किसने किया था? यानी कि जो बेसिक ढांचा था कंप्यूटर का, उसे किसने बनाया था? तो सबको मालूम है, जो चार्ल्स बेबेज थे, इन्होंने ही कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर बनाया था, जिसे हम एनालिटिकल इंजन या डिफरेंस इंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए। सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? यानी कि जो सामान्य रूप से यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि हमारे द्वारा या फिर मतलब कहीं पे भी चले आए आप विश्व में, मतलब नॉर्मली जिसे यूज़ किया जाता है, तो उस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, या फिर पर्सनल कंप्यूटर भी हम उसे कहते हैं, यानी कि पीसी बोलते हैं या डिजिटल। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं, क्या कहलाते हैं? या मान के चलिए आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसे बाहर ले जा सकते हैं और कहीं पे भी काम कर सकते हैं? तो सबको मालूम है, जो लैपटॉप है, इसे आप बैग में रखते हैं और कहीं पर भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों कंप्यूटर के आईसी आपके किस पीढ़ी में यूज होते थे? तृतीय पीढ़ी में। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो जो है आईसी चिप के उत्पादन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? मैंने बताया था, ये जो किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक धातु है, और भारत में जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो दोस्तों तृतीय पीढ़ी से शुरू हुआ था मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग। मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि एक साथ बहुत से कार्य करना, उसे ही हम बोलते हैं क्या? मल्टी प्रोग्रामिंग। चलिए दोस्तों, आपको मैं एक और फुगाकू जो था ना जापान का, उसका चलिए फोटो दिखा देता हूँ, सुपर कंप्यूटर का। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारा परम 8000, जो कि फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। देखिए कितने बड़े बड़े जो है विशाल कंप्यूटर होते हैं ये। ठीक है, चलिए और दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये हमारा ये फुगाकू वाला है, जो जापान का था ना, फुगाकू वाला, ये वो है। ठीक है, इनविडिया। ठीक है, तो देखिए मतलब कितने बड़े बड़े ये विशाल कंप्यूटर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था, इसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम था मल्टिस्क। तो इसे कहाँ बनाया गया था ये पूछा है, तो बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था। ठीक है, बेल प्रयोगशाला। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो यानी कि पर्सनल तौर पर जो है हम हमारे द्वारा या किसी भी जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा, तो उन जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं हमारे और आपके द्वारा, तो उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। या तो माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, या फिर दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको कि डिजिटल कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत कौन कौन से जो है आपके कंप्यूटर आते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। जैसे कि ये हमारा जो पीसी होता था पुराने ज़माने वाला, वो था। ये लैपटॉप है, ये नोटपैड है। ठीक है, ये हमारा डेस्कटॉप वर्जन आ गया। फिर ये हमारी जो है मॉनिटर वाली डिस्प्ले आई। ठीक है, तो इतने प्रकार के आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हम हमारे द्वारा, मतलब जो हम व्यक्तिगत तौर पर यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। बाकी मेन फ्रेम का यूज़ आपको मालूम होगा, जो बैंकिंग संस्थान होते हैं उसमें होता है, और जो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं वो बड़े बड़े संस्थानों में। बाकी जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो आम जनता के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। बाकी जो है संगठनों के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व में फोर्ट्रन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? यानी कि जो फोर्ट्रन लैंग्वेज थी, ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ हो रही थी? तो ये दूसरी पीढ़ी के जो हमारे कंप्यूटर थे उसमें फोर्ट्रन लैंग्वेज का यूज़ होने लगा था। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल आपको इसका 9th पार्ट जो है देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कमेंट का 8वें नंबर का वीडियो, 9th नंबर का वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों हमारे द्वारा आपको एनवीएस से रिलेटेड बिल्कुल ऑथेंटिक और सही जानकारी दी जाती है, क्योंकि हम एनवीएस सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। ठीक है, चलिए 15वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टेली प्रोसेसिंग या रिमोट प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, जिसमें जो आपका टेली प्रोसेसिंग हो गया, रिमोट प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का यूज़ किया जाने लगा था। साथ ही साथ मल्टी प्रोग्रामिंग भी आपकी तृतीय पीढ़ी में स्टार्ट हो चुकी थी। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपकी कार्य करने के आधार पर जो कंप्यूटर है वो दो होते हैं, एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। दोस्तों अभी मैंने एनालॉग कंप्यूटर का आपको फोटो दिखाया था जिसमें केवल डाटा इनपुट कर सकते हैं, स्क्रीन नहीं होती, और एक होता है डिजिटली, यानी कि इस तरीके से होगा, बायर वगैरह कीबोर्ड वगैरह सब होगा, ठीक है, इसमें आपकी स्क्रीन नहीं होती, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाते हैं? यानी कि मिनी कंप्यूटर जो होते हैं, अगर आपको उसे सुपर मिनी कंप्यूटर बनाना है तो एक चिप लगाई जाती है जिसको सुपर चिप बोलते हैं। तो कौन सी चिप है वो? तो उसका नाम है 80386, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आता तो आप गूगल करके एक बार जरूर देखा करिए, जिससे आपको उसकी इमेज भी मिल जाएगी और आपको क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर कौन सा होता है? तो अभी मैंने बताया था माइक्रो जो कंप्यूटर होता है वो टेलीविजन के आकार का होता है और इसे ही हम व्यक्तिगत तौर पर यूज़ करते हैं। इसके अंतर्गत लैपटॉप, डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, नोटपैड सभी आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ध्यान रखना, अगर बनाने की बात है कि विकास किसने किया था, बनाया किसने था, तो वो बनाया था हरमन वॉलर्थ ने। किसने? हरमन वॉलर्थ ने। अगर यूज करने की बात है कि यूज किसने किया था सर्वप्रथम, तो ये जोसेफ मेरी ने किया था। किसने? जोसेफ मेरी ने, ठीक है। चलिए अगला है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट का विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? यानी कि पहला प्रथम अंकीय कंप्यूटर जो था, इसके ब्लूप्रिंट जो बनाया गया था उसमें सर्वाधिक योगदान किसका था? तो अभी मैंने बताया था कि जो चार्ल्स बेबेज है, इन्होंने ही प्रथम कंप्यूटर का प्रोटोटाइप यानी कि मूल रूप जो है तैयार किया था। चलिए अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो जेएस किल्वी ने जो है आपका आईसी का विकास किया था। किस पीढ़ी में यूज होते हैं? तृतीय पीढ़ी में यूज होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको मालूम होगा जो डिजिटल कंप्यूटर है ये गणना सिद्धांत पर कार्य करता है, कैलकुलेशन पर कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी कि पीडीए जो है आपका हाथ पकड़ या हैंड होल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। चलिए दोस्तों मैं आपको जो है पीडीए का फोटो दिखा देता हूँ कि ये क्या होता है। तो दोस्तों इसे ही हम बोलते हैं पीडीए, यानी कि जो पाम टॉप आपका कंप्यूटर होता है इसे ही हम पीडीए यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, इसे ही हम बोलते हैं हाथ पकड़, यानी कि हाथ में पकड़ सकते हैं आप इसे, या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का यूज करता है कौन सा? पीडीए यानी कि पाम टॉप कंप्यूटर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है सबसे तेज मेमोरी पूछी जाती है कि कौन सी है, ठीक है। तो सीडी रोम, रैम, रजिस्टर या कैश, इसमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो आपकी जो रजिस्टर होती है ये सबसे तेज मेमोरी होती है दोस्तों। अगर आपको रजिस्टर ऑप्शन में आना हो, अगर कैश दे रखा है तो कैश हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा रजिस्टर के बाद कौन सी आती है? कैश, ठीक है। चलिए अगर आपको दे रखा है ए और बी दोनों, तब भी आपका आंसर सही होगा, पर यहाँ पर आपका दोनों दे रखा है तो रजिस्टर केवल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि एनईएक का निर्माण किया था? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका जो निर्माण है ये किया था प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉशले ने। चलिए अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या होती है? यानी कि आपका जो माउस होता है दोस्तों, इस तरीके से कुछ आपका माउस होता है, तो ऑब्जेक्ट की जो है प्रॉपर्टीज में, यानी कि मान के चलिए ये आपका कंप्यूटर का आइकन है, आपकी इसकी प्रॉपर्टी देखनी है, तो आप इसका जो ये आप इस पर किस माउस के किस बटन पर क्लिक करेंगे? तो राइट क्लिक करेंगे। कौन से? इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी जो है इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, इसकी की प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है ना, इसका नाम क्या है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो कौन सा क्लिक करेंगे? राइट क्लिक आप करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? जो आपकी टैब कुंजी है कंप्यूटर पर, जो आपका कीबोर्ड होता है उस पर लेफ्ट कॉर्नर जो होता है, यहाँ पर आपको कहीं पर यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगी आपकी टैब कुंजी, TAB लिखा होता है उस पर। तो इसका प्रयोग क्या होता है? तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, यानी कि मान के चलिए ये कोई पैराग्राफ है, अगर आपका कर्सर यहाँ है, अगर आप टैब दबाते हैं तो आपका कर्सर तुरंत यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस कौन से हैं? यानी कि जो बेसिकली तौर पर इनपुट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किए जाते हैं वो कौन से हैं? तो सबको मालूम है कीबोर्ड और माउस का ही उपयोग हम ज़्यादातर करते हैं इनपुट के लिए, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न है, कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? यानी कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है, हमें अगर उसे देखना है तो हम किस डिवाइस का यूज़ करेंगे? तो किसका करेंगे? मॉनिटर का करेंगे, इसी यहीं से तो हम देख सकते हैं मॉनिटर पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? यानी कि मान के चलिए ये आपका मशीन थी, यहाँ पर ये प्रिंटिंग हेड लगा है, मान के चलिए इस तरीके से प्रिंटिंग हेड है और ये हमने कागज डाला यहाँ से, तो इस पर इसका और इसका संपर्क जो होता है उस प्रिंटर को हम किस नाम से जाने देते हैं? तो उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि वो उस पर इम्पैक्ट कर रहा है, उस पर टच हो रहा है, ठीक है। तो किस प्रकार के प्रिंटर में
प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है तो इम्पैक्ट प्रिंटर में, यानी कि वो इम्पैक्ट डालना, ठीक है। इसके अंतर्गत दो जो है आपके प्रिंटर आते हैं, एक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। ये कौन से प्रिंटर है? तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। चलिए मैं आपको इसका फोटो दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, ये है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें आप जब ये डालते हैं तो यहाँ पर कुछ मतलब उपकरण लगा होता है, इस पर ये टच होता है, ठीक है, स्पर्श करता है, तो इसे ही हम बोलते हैं क्या? इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये हो गया आपका, कौन सा हो गया जी? ये हो गया आपका डॉट मैट्रिक्स। चलिए अब मैं डेजी व्हील आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये होता है आपका डेजी व्हील वाला। देखिए इस तरीके से होता है डेजी व्हील। ये आपका व्हील है और यहाँ पर देखिए कुछ ये लेटर लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए लेटर दिख रहे होंगे MD करके। जब आप कागज डालते हैं तो वो इस पर सर्च चिपक जाता है और यहाँ से वो प्रिंट होता है, जो पड़ता है उसमें पट पट इस तरीके से पड़ता है, तो वो छप जाता है उसमें। तो आई होप आपको समझ होगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता है कौन कौन से। एक होता है डेजी व्हील, एक होता है आपका डॉट मैट्रिक्स, और ये चिपक कर काम करते हैं, यानी कि स्पर्श करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में केवल एक अक्षर प्रिंट होता है? तो आपका डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है उसमें एक स्ट्रोक के द्वारा, यानी कि उसमें एक बार ही पढ़ता है, उसमें मतलब एक बार टच करता है, इम्पैक्ट डालता है और उसमें एक अक्षर प्रिंट होता है, ठीक है, किसमें? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं आपके जो प्रिंटर होते हैं। पहला होता है कैरेक्टर प्रिंटर, यानी केवल एक कैरेक्टर उसमें, जैसे कि A हो गया या B हो गया, ये एक कैरेक्टर होता है, तो एक कैरेक्टर उसमें टाइप होगा एक बार में। दूसरा होता है लाइन, यानी कि ये पूरी की पूरी लाइन एक बार में वो प्रिंट कर देगा। तीसरा होता है पेज, यानी कि ये पूरा का पूरा पेज एक बार में वो टाइप कर देगा, ठीक है। तो 3 प्रकार के प्रिंटर होते हैं आपके, कैरेक्टर, लाइन और पेज। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाइन प्रिंटर जो है आपका 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? यानी कि 1 मिनट में अगर आप जो है लाइन प्रिंटर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट डालते हैं तो वो कितना लेटर टाइप कर देगा? तो 200 से 200 2000 कैरेक्टर, यानी कि ABCD करके इस तरीके से वो 2000 तक, मिनिमम 200 और मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर तक 1 मिनट में वो छाप सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर, यानी कि जिससे कैरेक्टर प्रिंट होता है, वो कौन सा है? तो वो है आपका डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है, ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और मॉक टेस्ट जरूर लगाना दोस्तों, आपको टेक्स्ट बुक से परचेस मिल जाएंगे, और क्योंकि वही आपके मार्क्स इस समय बढ़ाने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट की आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं माउस पैड। आपका जो माउस होता है उसके नीचे कुछ इस तरीके से रखा रहता है, इसे ही हम माउस पैड बोलते हैं, ठीक है। 36वां है, कौन सा डिवाइस या उपकरण माउस के जैसे कार्य करता है? तो ट्रैक बॉल जो होता है आपका, ये माउस के जैसे कार्य करता है। मैंने आपको इसका फोटो भी दिखाया था, चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ अगर होता है तो। दोस्तों कुछ आपका इस तरीके का होता है ट्रैक बॉल, मान के चलिए ये आपका पहले जो माउस होता था उसी तरीके का होता है, यहाँ पर एक बॉल लगी रहती थी बीच में, तो इसी से आप यूज़ करते थे इधर उधर सरका सरका के, ठीक है। तो कौन सा डिवाइस उपकरण माउस के जैसे कार्य करता है? तो ट्रैक बॉल हो जाएगा, ठीक है। ट्रैक बॉल क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? मान के चलिए आप कोई कार्य कर रहे थे, आपको उसमें ओके करना है, कि मतलब आपको मैसेज भेजना, मैसेज सेंड करना, ओके, ठीक है। तो मान के मैसेज आपने टाइप कर लिया, अब आपको किसी को भेजना है तो आप क्या करते हैं? ओके दबाते हैं। तो ओके दबाने के लिए क्या दबाते हैं? तो माउस का कौन सा बटन? बायां बटन, यानी कि ये आपका माउस है, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको बायां दबाना है, ये वाला, ठीक है, लेफ्ट वाला दबाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं? जो आपका इस साइड कीबोर्ड पर 1 2 3 लिखा रहता है, अगर आपको इसको एरो के रूप में ऐसे इस तरीके से यूज़ कराना है तो आप कौन सी कुंजी दबाते हो? तो नम लॉक दबाते हो। नम लॉक से क्या होता है, जो आपके नंबर है उसमें लॉक लग जाता है और वो एरो की तरह काम करने लगता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है? तो सबको मालूम है, जो आपका ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जो डिवाइस प्रयोग की जाती है वो है आपका माउस। माउस क्या है? एक GUI आधारित एक डिवाइस है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। चलिए 40वें नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस या उपकरण कौन सा है? यानी कि आपको पर्सनल यूज़ के लिए कोई डाटा वगैरह स्टोर करना है तो उसके लिए जो साधारण स्टोरेज डिवाइस है वो आपका फ्लॉपी डिस्क, क्या हो जाएगा? फ्लॉपी डिस्क। चलिए अगला प्रश्न है, एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना, यानी कि टाइपिंग करना, वो क्या कर रहा है? टैग स्कैन कर रहा है। जैसे आप बिल लेने आते हैं, विशाल मेगा मार्ट हो गई, आपका जो रिलायंस के मार्ट हो गया या कोई भी मॉल हो गया, तो वो टैग स्कैन करते हैं एक मशीन से। तो वह कौन सी प्रणाली का यूज़ कर रहे हैं? टैग स्कैन कर रहे हैं तो कौन सी प्रणाली का यूज़ कर रहे हैं? तो सोर्स डाटा ऑटोमेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कर रहे हैं? वो सोर्स ले रहे हैं उस चीज़ का, कि इसका सोर्स क्या है, ठीक है, सोर्स डाटा ऑटोमेशन। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने पर क्या होता है? तो एक विशेष मेन्यू खुलता है, मैंने आपको बताया था, अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी में जाना है तो आप ये वाला बटन दबाते हैं तो आपकी उसकी प्रॉपर्टी यानी खुल जाती है, यानी कि एक विशेष मेन्यू पर
हो जाता है अगर माउस का आप राइट साइड का बटन दबाते हैं। अगर लेफ्ट दबाते हैं तो कोई भी ओके दबाता है आपका, ओके या एंटर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो ये आपका हो गया माउस इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एक व्हील लगी होती है पहिया सा, तो इसका यूज़ क्या होता है? स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करना ऊपर से नीचे करना। ठीक है, इस तरीके से इस ये यहाँ से मान के चलिए स्क्रॉल लगा है, आप इसको खींच के नीचे ले जाएंगे या ऊपर ले जाएंगे तो स्क्रॉल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा उपकरण वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? यानी कि हम हाथ की मतलब टाइपिंग कीबोर्ड की जगह बिना टाइपिंग करें हम मुंह से अपना कुछ बोलना चाहते हैं, मुंह से हमने कुछ बोला और वो शब्दों के रूप में कंप्यूटर में चला गया, तो उस प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। यानी कि मुंह से बोलकर हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं, जैसे आप मोबाइल में करते हैं, कुछ भी आपको सर्च करना है कि जो है ओके गूगल मतलब इस चीज़ के बारे में बता दो, कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन की पीडीएफ इस तरीके से, तो क्या होता है? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है जिससे उसमें हम बोलते हैं वो टाइप हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार से काम करता है? तो आपका जो मॉडेम है ये इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार से जो है आपका काम करता है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और ये टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है और क्या बनाता है? डायल अप कनेक्शन बनाता है। ठीक है, चलिए और ये सबसे धीमा कनेक्शन होता है। चलिए अगला है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा? यानी कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज जो है इसको यूज़ किस चीज़ में होता है? तो CDRW यानी कि CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट या कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, दोनों ही इसके फुल फॉर्म होते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट ईयर 4 बार पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो एक एक्सटर्नल या कि बाहरी मेमोरी है, बाहर से लगाई जाती है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल या बाहरी मेमोरी कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों जो है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? यानी कि आपको आपका कोई भी डाटा है वो परमानेंट तरीके से स्थायी तौर पर यूज़ करना है तो आप किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं? फ्लॉपी डिस्क जो भी मैंने बताया बाहर से लगाते हैं, चुंबकीय टेप का यूज़ कर सकते हैं, हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं हम, ऑप्टिकल डिस्क यानी कि डीवीडी या सीडी जो होती है वो, और पेन ड्राइव को आपको मालूम है पेन ड्राइव में आप कोई भी डाटा लेते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक रखा रहता है जब तक वो खराब नहीं होता। ठीक है, मतलब पेन ड्राइव आपकी खराब नहीं हो तो वो मतलब ज़िंदगी भर आपका रखा रहेगा, तो वो क्या होता है? स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी हम इसे बोलते हैं, या एक्सटर्नल डिवाइस यानी कि बाह्य डिवाइस। ठीक है, तो मैंने बता दिया क्या क्या नाम होते हैं इसके। ठीक है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये तीनों डिवाइस होते हैं, एक्सटर्नल हो गया, स्थायी हो गया, या सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है? तो 500 M जो है आपकी सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की क्षमता होती है। चलिए लास्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, हार्ड डिस्क ड्राइव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट मेमोरी यानी कि स्थायी मेमोरी। ठीक है, स्थायी। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा हार्ड डिस्क को अन्य किस नाम से? नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थायी मेमोरी, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए। ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों हमने इसमें 500 अपने कंप्यूटर के प्रश्न जो है पूरे कर लिए हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल आपको इसका 9 पार्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय